नमस्कार। और आज के इस खास सत्र में आपका स्वागत है। हम फंक्शनल ट्रेनिंग की दुनिया की गहराइयों में उतर रहे हैं और आज का आधार है माइक बॉयल की किताब एडवांसेस इन फंक्शनल ट्रेनिंग के कुछ अहम विचार। जी। हमारा मकसद है ट्रेनिंग के जो नए तरीके आ रहे हैं और शरीर कैसे काम करता है उसे थोड़ा बेहतर समझे। बिल्कुल। और क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है जैसे कैसे टखने की एक मामूली सी अकड़न भी आपके घुटने में दर्द ला सकती है? हाँ, या फिर जैसे हिप्स अगर ठीक से मूव नहीं कर रहे तो उसका असर कमर दर्द के रूप में दिखे। अच्छा। यही है वो जॉइंट बाय जॉइंट अप्रोच जो फंक्शनल ट्रेनिंग को देखने का नजरिया बदल रहा है। हाँ, ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। आज के जो हमारे स्रोत हैं वो फंक्शनल ट्रेनिंग की लेटेस्ट सोच और टेक्निक्स की एक झलक दे रहे हैं। हाँ, ये आइडिया कि बॉडी एक तरह की चेन है जहां हर जॉइंट का मतलब एक खास काम है। किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता। हाँ, तो किसी को मोबिलिटी यानी लचीलापन चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे टखने को मोबिलिटी चाहिए और घुटने को स्थिरता। एकदम सही का। और समझने वाली बात यह है कि ये जरूरत ऑल्टरनेट करती है। जैसे टखना मोबिलिटी, घुटना स्टेबिलिटी, फिर कूल्हा मोबिलिटी और लोअर बैक यानी लंबर स्पाइन स्टेबिलिटी। अच्छा, तो ये एक पैटर्न है। हाँ, एक पैटर्न है। और जब कोई जॉइंट अपना काम मान लीजिए ठीक से नहीं कर रहा, जैसे हिप मोबिलिटी कम हो गए, तो उसके ऊपर या नीचे वाले जॉइंट पर आप समझिए ज्यादा प्रेशर आता है। अक्सर देखा गया है कि हिप मोबिलिटी कम होने से लोअर बैक में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि फिर कमर को जिसे स्थिर रहना था उसे ज्यादा मूव करना पड़ता है कंपनसेट करने के लिए। तो ये अप्रोच हमें सिर्फ दर्द देखने के बजाय उसकी जड़ तक ले जाता है। बिल्कुल जड़ तक जाने में मदद करता है। तो मतलब अगर किसी के घुटने में दर्द है तो प्रॉब्लम शायद टखने में हो सकती है। ये तो शरीर को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। और कोर ट्रेनिंग का क्या उसके मायने भी बदल गए आप? ये सिर्फ पेट की कसरत तक ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। जैसे टखने की बात की वैसे ही कोर ट्रेनिंग का फोकस भी अब बदला है। अब जोर है एंटी रोटेशन और एंटी एक्सटेंशन मूवमेंट्स पर। एंटी रोटेशन मतलब ऐसे व्यायाम जो रीढ़ की हड्डी को गैर जरूरी घूमने या पीछे मोड़ने से बचाते हैं, उसे स्टेबल रखते हैं। अच्छा, पहले जैसे क्रंचेस वगैरह करते थे वो नहीं? वो तो है, लेकिन अब फोकस इस बात पर ज्यादा है कि कोर का असली काम मूवमेंट रोकना है, न कि सिर्फ मूवमेंट करना। तो रोल आउट जैसी एक्सरसाइज हाँ या पैल ऑफ प्रेस, ये सब ज्यादा जरूरी मानी जाती हैं। और साथ ही ग्लूट्स पर बहुत ध्यान है। ग्लूट्स यानी हिप मसल्स। जी, हिप मसल्स, क्योंकि अगर ग्लूट्स कमजोर हैं तो अक्सर हैमस्ट्रिंग पर बहुत लोड आ जाता है, उससे चोट लगने का खतरा बढ़ता है। ओके। और फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीन यानी एफएमएस जैसी टेक्निक्स हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये कुछ बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स को देखकर ये पहचानने में मदद करती हैं कि कहीं कोई ऐसा इम्बैलेंस तो नहीं है। ये तो बहुत काम की बात है। अच्छा, एक और चीज, सिंगल लेग ट्रेनिंग मतलब एक पैर वाली कसरत। हाँ। कई लोग तो मानते हैं कि भाई असली ताकत तो भारी डबल लेग स्क्वाट से ही बनती है। तो क्या सिंगल लेग ट्रेनिंग उतनी असरदार है? देखिए, ये एक आम धारणा है, पर जरूरी नहीं कि पूरी तरह सही हो। किताब यही बताती है कि सिंगल लेग एक्सरसाइज जैसे स्प्लिट स्क्वाट्स हैं या सिंगल लेग डेडलिफ्ट्स, ये असल जिंदगी और ज्यादातर खेलों के मूवमेंट्स के कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हम चलते भागते वक्त एक पैर पर ही तो होते हैं ज्यादातर। हाँ, बात तो सही है। तो ये एक्सरसाइज हिप और पेल्विस की स्टेबिलिटी सुधारती हैं, मसल इम्बैलेंस ठीक करती हैं, और सबसे बड़ी बात, क्या ये स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर कम दबाव डालकर भी ताकत बढ़ाने में मदद करती हैं। तो हाँ, वो जो भारी डबल लेग स्क्वाट्स के रिस्क हैं, उनके बिना भी सिंगल लेग ट्रेनिंग से अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनाई जा सकती है। मतलब कम रिस्क, बेहतर नतीजे, ज्यादा फंक्शनल। ये बात स्मार्ट कंडीशनिंग वाले पॉइंट से भी जुड़ती है। मैंने तो हमेशा सुना कि एथलीट्स को खूब लंबी दौड़ लगानी चाहिए, बहुत सारा कार्डियो करना चाहिए। हाँ, यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। स्रोत ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा लंबी धीमी एरोबिक ट्रेनिंग जो होती है ना, हाँ, वो एथलीट्स की रफ्तार और ताकत को कम कर सकती है। कम कर सकती है? कैसे? क्योंकि वो जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होते हैं ना, जो एक्सप्लोसिव मूवमेंट के लिए जरूरी हैं, उनको स्लो ट्विच में बदल सकती है। तो इसके बजाय इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें आप थोड़े टाइम के लिए तेज इंटेंसिटी से कसरत करते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। हाँ, कुछ वैसा ही। ये ज्यादा फायदेमंद है। कम टाइम में फिटनेस भी बेहतर होती है, फैट लॉस भी होता है, और ये ज्यादातर स्पोर्ट्स की डिमांड के ज्यादा करीब है। और एक बात याद रखने वाली है,
बताइए। दौड़ने के लिए फिट होना चाहिए, फिट होने के लिए दौड़ना जरूरी नहीं। गहरा मतलब है। मतलब पहले शरीर को तैयार करो दौड़ने के लिए। बिल्कुल, पहले काबिल बनो फिर दौड़ो। समझ गया। तो इन सब बातों का सार क्या है? फंक्शनल ट्रेनिंग का जो मूल मंत्र है वो क्या कह सकते हैं? सार यही है कि फंक्शनल ट्रेनिंग सिर्फ कसरत का एक सेट नहीं है, ये शरीर की भाषा समझने जैसा है। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो बहुत सीधे हैं। जैसे? पहला, वही करो जो काम करता है। दूसरा, कॉमन सेंस यूज करो। तीसरा, सीखते रहो क्योंकि ये फील्ड बदलती रहती है। और चौथा, हमेशा किसी भी कसरत के रिस्क और बेनिफिट को तौलो। रिस्क बनाम फायदा। हाँ, और सबसे जरूरी सवाल जो खुद से पूछना है या ट्रेनर को पूछना चाहिए, क्या इससे दर्द होता है? अगर जवाब हाँ है तो उसे मत करो या उसे बदलो। ट्रेनिंग समझदारी की बात है, शरीर की सुनने की बात है, ना कि सिर्फ वजन उठाने या खुद को थकाने की। वाकई ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे शरीर का एक हिस्सा दूसरे को इतने गहरे तरीके से प्रभावित करता है और कैसे हमारी ट्रेनिंग की समझ इस ज्ञान के साथ इवॉल्व हो रही है। हाँ, और ये सब देखकर ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि हमारे रोजमर्रा की जो छोटी छोटी आदतें हैं वो कैसे अनजाने में हमारे पूरे सिस्टम पर असर डालती हैं। बिल्कुल, और शायद यही आज का सोचने वाला सवाल भी है हमारे सुनने वालों के लिए कि शरीर के इस जटिल ताने बाने को देखते हुए हमारे रोज के जीवन में ऐसा कौन सा छोटा, अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला मूवमेंट पैटर्न या कोई पोस्चर हो सकता है, हाँ, जिसका हमारे पूरे स्वास्थ्य और कामकाज पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा असर पड़ रहा हो। यह असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। सही बात है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।